Hello and welcome to my YouTube channel Nankinomics and also welcoming you all to the Economy Weekly session for the last week. मैं क्यों इसको last week का बोल रही हूँ? Because there's a reason behind it. Usually जो Economy Weekly होती है वो हर Saturday को schedule होती है, that is from 4 to 5 p.m. इस Saturday को भी schedule थी, लेकिन for some reason because of the technical glitches at the YouTube end, the live class couldn't pull off. That is where I thought I will record the session and will share it with the students so that they don't miss out on any important news which is basically important for prelims or mains perspective. Now without wasting time हम देखते हैं कि आज हम कौन सी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं. तो बेसिकली 4 न्यूज़ है जिस पे हमारा फोकस होगा, starting from anti-dumping duty which is being levied by India against China, then talking about the energy transition index and the standing of India on this particular index, then the priority sector lending norm, the changes with respect to PSL norms, which has been recently introduced by RBI for small finance banks. Now they have to definitely are there, but the limit has been reduced. We will talk about that. Then comes the national time release study, which talks about basically it's a metric to evaluate the performance of our infrastructure, especially when it comes to the import and exports of goods and commodities. Now let us start with the very first news which talks about the anti-dumping duty. Now why it was in news, ये तब समझ आएगा जब सबसे पहले हमें ये क्लियर होगा कि anti-dumping duty होती क्या है. तो when I talk about कि कौन से, अगर मुझे इसको सिलेबस से मैप करना है तो which part of the syllabus इट इज़ अलाइन टू, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूजुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि ये जो टॉपिक है इकोनॉमी में हमें कौन से चैप्टर में से पूछा जा रहा है. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी परटेन्स टू एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर मतलब एनीथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज समथिंग विच इज़ एक्सटर्नल टू इट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट की पिलर है हमारे प्रिलिम्स, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन का, विच इज़ एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर में हम एक चीज़ पढ़ते हैं विच इज़ बैरियर्स टू ट्रेड. तो जिन बच्चे को नहीं समझ है अभी क्योंकि दे आर न्यू टू यूपीएससी प्रिपरेशन, तो अंडरस्टैंड इट दिस वे स्टूडेंट्स. अब मान लेते हैं 2 कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड कर रही है, जैसे यहाँ पे ये इंडिया है एंड लेट्स से चाइना है, ठीक है. तो अब अगर ये दोनों कंट्रीज़ कोई ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस ना डाले तो ट्रेड में फ्री फ्लो होगा, जितना मर्जी इंडिया सामान भेजना चाहे वो भेज सकती है. चाइना भी वैसे ही जितना मर्जी सामान चाहे बना के वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट कंट्रीज डू इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स दे इम्पोज सर्टेन बैरियर्स टू ट्रेड. बैरियर्स का मतलब सिंपल भाषा में हम समझे तो मतलब कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें, सो दैट 2 कंट्रीज या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो फ्रीली फ्लो ना कर पाए. इसके पीछे कोई इल इंटेंशन, समटाइम्स देयर आर इल intentions also, but many a times the intention is to protect the domestic producers of the respective country. तो जो ये barriers होते हैं, मैंने क्या बोला, जो hurdles होते हैं, the right word is barriers. ये barriers 2 तरीके के होते हैं. One is tariff barrier and the another one is non-tariff barrier. टैरिफ बैरियर मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आने वाले सामान पे रुकावट या रोक कैसे लगाएगा, टैक्सेस या ड्यूटीज लगा के. तो वो तो हो गए हमारे टैरिफ बैरियर्स. एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए कि समथिंग which creates hurdle in free flow of trade but it is not in the form of duties and taxes. जैसे मान ले अगर इंडिया बोले कि चाइना से अगर कोई भी लैपटॉप आएगा तो उसका जो चार्जर है वो 3 पिन वाला होना चाहिए या C टाइप होना चाहिए या B टाइप होना चाहिए. जो फ्रिज है वो 5 स्टार रेटिंग वाला होना चाहिए, उसका एनर्जी कंजम्पशन एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो इंडिया क्या कर रही है, कोई टैरिफ या टैक्सेस तो लगा नहीं रही है, बट वो इनडायरेक्टली बैरियर्स क्रिएट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर. तो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी होती है, क्या होती है, टैरिफ बैरियर टू ट्रेड होता है. तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी. इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ टैरिफ बैरियर्स विच अ कंट्री यूजेज to create restrictions or obstructions in the free flow of trade between the 2 countries. अब ड्यूटीज़ बहुत तरीके की लगती है, नॉट जस्ट दैट देयर इज एंटी डंपिंग ड्यूटी. ड्यूटीज़ जो टैरिफ बैरियर्स का पार्ट होता है, एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक होती है सेफ गार्ड ड्यूटी, एक होती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी. सबसे बेसिक टाइप की जो आपने कहीं ना कहीं शायद सुनी होगी इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी. कि अगर मान लीजिए चाइना लैपटॉप बना के इंडिया में भेज रहा है तो इंडिया उसके ऊपर कुछ भाई इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ टैक्सेस लगाएगा. तो क्या टैक्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी. क्या इससे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, क्या इज इट रॉन्ग
टू लेवी कस्टम ड्यूटी नहीं। भाई अगर इंडिया में भी कोई सामान बनता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करती है। तो सिमिलरली अगर चाइना में कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया उसके ऊपर जीएसटी तो लगा नहीं सकता, लेकिन जब वो सामान मैन्युफैक्चर होकर इंडिया की टेरिटरी में एंटर करेगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज करेगी। सिमिलरली जैसे वो इंडिया में कोई गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ बैरियर इज कस्टम ड्यूटी। अनदर टाइप ऑफ टैरिफ बैरियर इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसको आज हमने जो न्यूज़ में था और जिसको आज हमको कवर करना है इकोनॉमी वीकली में। तो एंटी डंपिंग क्या होता है कि एंटी डंपिंग इज फर्स्ट वन सिचुएशन वेयर अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड। मान लेते हैं कि चाइना लैपटॉप्स बना रहा है, ठीक है, और वो अपने मार्केट में 20,000 का बेचता है वो सेम लैपटॉप, लेकिन जब वो इंडिया में ये लैपटॉप बेच रहा है तो दे आर चार्जिंग 15,000 रुपीज़। तो आप कहोगे मैम ये तो अच्छी बात है ना कि चाइना अपनी मार्केट में 20,000 में बेच रहा है तो बेचने दो, हमारे को 15,000 में दे रहा है, इट इज़ गुड फॉर अस ना। इट इज़ गुड फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव, जब आप अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो इट इज़ वेरी गुड। बट वॉट अबाउट द प्रोड्यूसर्स ऑफ लैपटॉप इन इंडिया? वो इस प्राइस को मैच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम मिनिमल से मिनिमल कॉस्ट भी लगा ले तो 20-25 हज़ार का लैपटॉप बनता ही है। अब अगर चाइना से इंडिया में 15,000 में लैपटॉप आ रहा है तो लोग क्या करेंगे? आप जैसे मुझ जैसे लोग सब चाइना में बना हुआ लैपटॉप प्रेफर करेंगे, राइट? उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि यहाँ पे जो लोकली लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको कोई प्रेफर नहीं करेगा, एंड इवेंचुअली इंडिया में जो लैपटॉप प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाएगी। एग्जैक्टली इसी इंटेंशन के साथ दूसरी कंट्री क्या कर रही है? डंपिंग कर रही है। उनका इंडिया में सस्ते में सामान भेजना, इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था दैट दे वांट टू डू सम वेलफेयर और सेल द लैपटॉप्स एट अ लोअर प्राइस। नहीं, दे वांट टू एक्वायर द मार्केट इन इंडिया। इतने सस्ते में बेचेंगे कि सबके सब हमारे लैपटॉप को प्रेफर करेंगे एंड इवेंचुअली वी विल किल द कॉम्पिटिशन। तो अब जब ऐसे सर्कमस्टांसेस इवॉल्व होते हैं तो अब कंट्री की जो गवर्नमेंट है, सरकार, क्या करेगी? अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ताकि उनको हार्म ना हो। और जब उन्हें पता चल जाएगा कि भाई चाइना एक मैलाफाइड इंटेंशन, एक गलत इंटेंशन से सस्ते में सामान इंडिया में भेज रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? डंप कर रहा है सामान, तब इंडिया की गवर्नमेंट क्या लगाएगी? ड्यूटी बाय द नेम ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी, ओवर एंड अबव दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप हमारे कंट्री में सामान डंप कर रहे हो, हम उस प्राइस को मैच करने के लिए, अब जैसे 15,000 का लैपटॉप आया, गवर्नमेंट ने मान लिया कि 5,000 इसके ऊपर ड्यूटी लगा दी, तो क्या होगा? प्राइस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। इंडिया में देखेंगे कितने के लैपटॉप बिक रहे हैं, तो पता चल रहा है 22,000 के बिक रहे हैं, तो गवर्नमेंट करस्पॉन्डिंगली ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन्स ड्यूटी लगाएगी सो दैट प्राइस इक्वल आ जाए, एंड they provide a level playing field to both the domestic producers and the laptops being imported in the Indian market। तो वो होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अपने प्रोड्यूसर्स को डंपिंग से बचाने के लिए जो ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है उसको बोला जाता है। अब ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली एल्यूमिनियम फॉइल जो कि चाइना से आती है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि चाइना बहुत ही सस्ते में जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उनकी फॉइल जो है एल्यूमिनियम फॉइल, उसको वो प्रेफर, कोई भी कस्टमर क्यों प्रेफर करेगा, राइट? सो दैट इज़ वाई दिस वॉज बींग लिमिटेड नॉट जस्ट ऑन एल्यूमिनियम फॉइल, बल्कि कुछ और ऐसे आइटम्स थे, जैसे एक टाइप का एसिड आता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्लीन वाटर, उसके ऊपर भी इंडिया की गवर्नमेंट ने, सरकार ने चाइना से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। तो क्या हमें उन आइटम्स के नाम याद होने चाहिए कि कौन से आइटम्स के ऊपर इंडिया ने रिसेंटली ड्यूटी लगाई है विच इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंस हुआ है पूरे साल में। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जहाँ पे इंडिया भी चाइना के अगेंस्ट लगाता रहता है। इनफैक्ट इंडिया के अगेंस्ट भी ड्यूटीज़ जो है दूसरी कंट्रीज़ लगाती रहती है कि भाई इंडिया बहुत सस्ते में सामान बना के हमारे देश में डंप कर रहा है, विच विल किल द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन ओवर देयर। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या है? It is a tariff being imposed on imports sold before the below fair value to protect the domestic industry। क्यों below fair value? क्योंकि अगर वो 20,000 में यहाँ पे भेज रहा होता तो वो नॉमिनल प्राइस था, लेकिन चाइना क्या कर रहा था? बिलो द फेयर वैल्यू, अपनी मार्केट में 20,000 में बेच रहा है और हमारे कंट्री में 15,000 में लैपटॉप बेच रहा है, तो उसको वापस एट पार लाने के लिए हम एक टैरिफ लगाते हैं जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
It is levied to prevent injury to Indian manufacturer from unfairly priced imports. ये तो बहुत ही मतलब इसको इकोनॉमिक्स की तरह देखोगे कभी नहीं समझ पाओगे, बहुत इसको नॉर्मल बात समझोगे कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे, हम उसको रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या एक्शन लेंगे, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा लेंगे. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए डंपिंग का होना ज़रूरी है, ठीक है. एंड ये जो डंपिंग हो रही है उसको कौन प्रूव करेगा, उसके लिए देर इज अ स्पेसिफाइड बॉडी विद बाय द नेम ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. बेसिकली पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या एक्चुअल में चाइना डंप कर रहा है सामान इंडिया में. अगर एविडेंसेस आते हैं येस, देन ओनली एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लेवीड. कौन से एक्ट के तहत लगाया जाता था, लेजिस्लेशन इज कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. एंड क्या जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच गवर्न्स द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्या वो मना नहीं करेगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं. इट इज़ अलाउड एज पर द प्रोविजंस ऑफ WTO. क्यों? क्योंकि हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अब मैंने क्या बोला, अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इज विद द DGTR विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. वंस प्रूवन कि येस डंपिंग हो रही है, देन फाइनल डिसीजन कि किस परसेंटेज से एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज करनी है रेस्ट्स विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन दूसरी अथॉरिटी करती है एंड जो लेवी करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज डिफरेंट. ड्यूरेशन भाई एक बार लगाई तो कितने साल तक लगा सकते हैं, सो इट इज़ टिपिकली इम्पोज्ड फॉर 5 years. उससे पहले भी अगर कंट्री को लगे कि नाउ चाइना हैज स्टॉप डूइंग दिस एंड आपस में दोनों कंट्रीज कोऑर्डिनेट कर ले, देन दे कैन विड्रॉ ऑल्सो बिफोर 5 years. बट वंस लेविड इट स्टेज इन फॉर 5 years. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, विच इज़ डंपिंग हो रही है ये पता कैसे चलेगा. ठीक है. तो यूजुअली क्या होता है, जो कंप्लेन होती है ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, तो एल्यूमिनियम फॉइल के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में भी हैं, जैसे हिंडाल्को हो गया, जैसे जिंदल हो गई कंपनी. ठीक है. वो लोग कलेक्टिवली क्या करते हैं, कंप्लेन रेज करते हैं कि वी फील कि डंपिंग इतने सस्ते में एल्यूमिनियम फॉइल आ रही है विच इज़ कॉजिंग हार्म टू आवर ओन सेल्स इन द कंट्री. तब जाके इन्वेस्टिगेशन जो है DGTR करता है एंड वंस एक बार जब प्रूव हो जाती है चीज़ें, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज बीइंग लेविड. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है विच इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगाई जा सकती है. भाई इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ गया तो ऐसे होता है ना कि भाई हम 1 जनवरी से ड्यूटी लगाएंगे जितनी भी एल्यूमिनियम फॉइल आ रही है. क्या हम बैक डेट में जाके लगा सकते हैं? द आंसर इज़ येस, बट मैक्सिमम पीरियड जिसमें हम रेट्रोस्पेक्टिवली जाके लगा सकते हैं 6 months. देयर आर सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स बाय द नेम ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल 100% हमको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है वो हमें क्लियर हो गया. अब सेफगार्ड ड्यूटी कौन सी सर्कमस्टांसेस में लगाई जाती है, तो सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है जब अचानक से किसी कंट्री से एक्सपोर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर्ज हो जाते हैं. तो मान लीजिए अचानक से चाइना से लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा इंडिया में आने लग जाए, तो अगेन क्या होगा, एवरीवेयर व्हाट यू विल सी इज लैपटॉप्स मेड इन चाइना. ठीक है ना. नाउ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है बाय द गवर्नमेंट. काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है, मान लेते हैं कि चाइना लैपटॉप्स बना के इंडिया में बेचने के लिए अपने डोमेस्टिक चाइना के प्रोड्यूसर्स को कोई सब्सिडी दे रहे हैं कि आप तो बनाओ और फिर बना के इंडिया में बेचो या किसी भी अलग दूसरी कंट्री में बेचो. ठीक है. तो उससे क्या होगा, सस्ता सामान इंडिया में आएगा. ठीक है. अब उस एक्शन को काउंटर करने के लिए क्या लगाई जाती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी. तो एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग में क्या फ़र्क है, एंटी डंपिंग में तो बेसिकली क्या होता है, दे आर सेलिंग बिलो द फेयर वैल्यू. ये अपनी कंट्री में कितने में बेच रहे थे, 20,000, हमारे यहाँ में कितने में बेच रहे, 15,000. काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है कि मान लेते हैं कि 20,000 में वो अपने यहाँ बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पे मान लो 19,000 में बेच रहे हैं. तो सबसे, और ये क्यों 19,000 हुआ, क्योंकि वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ के लैपटॉप इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी थी. तो उस सब्सिडीज़ के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है. तो ये हो गई हमारी 3 टाइप की ड्यूटीज़ विद कंप्लीटिंग दी एंटी डंपिंग ड्यूटी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ फॉर द डे विच इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स. अब ये न्यूज़ क्या थी वो हमें तभी क्लियर होगी
जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स 1970 में गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए और उनको नाम दिया प्रायोरिटी सेक्टर। नाउ प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या आरबीआई सोचती है विच आर वेरी असेंशियल फॉर नेशंस डेवलपमेंट। जैसे एग्रीकल्चर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। एमएसएमईज हो गई, ठीक है। अब एमएसएमईज का क्या रोल है हमारी कंट्री में कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल रखती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो ही तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। एजुकेशन, वाई? बिकॉज इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे गवर्नमेंट ने 1970 में एंड उनको नाम दिया गया प्रायोरिटी सेक्टर। अब इनको पुश करने के लिए बैंक्स के ऊपर एक नॉर्म लगाया गया कि आप साल में जितने भी लोन देते हो, मान लो एक कोई बैंक है वो पूरे साल में तकरीबन 100 करोड़ का लोन देता है, तो आरबीआई ने बोला कि आपका लोन का कुछ परसेंटेज हिस्सा जो है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाना चाहिए, ठीक है। आप उनसे पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो। हम ये नहीं कह रहे सब्सिडाइज लोन दो, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप 100 करोड़ का लोन दे रहे हो टोटल पूरा साल में, तो उसमें से एटलीस्ट 40 या 50%, it varies from banks to banks, ठीक है ना, should be targeted towards loan given to the priority sector, ठीक है। तो वहाँ से ये टर्म निकल के आया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स जो होते हैं ये बेसिकली किस पे एप्लीकेबल होते हैं, कौन से टाइप के बैंक्स पे एप्लीकेबल होते हैं? जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक समझते हो ना, विच आर देयर टू जनरेट profits by providing the banking services. Then comes the regional rural banks, फिर आते हैं small finance bank, local area banks and urban cooperative banks के ऊपर भी ये norms applicable होते हैं, ठीक है। तो अब न्यूज़ क्या है फिर? तो बेसिकली न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स होते हैं फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स उसमें कुछ चेंजेस किए। अब वो चेंजेस हमें पता होने ज़रूरी हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं? पहले जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, अब आप आई होप आपको ये पता होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं। नचिकेत मोर कमेटी 2016 में स्पेसिफाइड ग्रुप को टारगेट करने के लिए, वो सारा आपको याद आ जाना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये जो नॉर्म्स एप्लीकेबल थे बेसिकली ये था कि इनको अपने लोन प्रोफाइल का 75% किस सेक्टर को, कौन से सेक्टर्स को देना है? प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है, ठीक है। अब आरबीआई कह रहा है कि वी हैव रिवाइज दिस लिमिट नाउ, द मैक्सिमम the priority sector lending norms which are applicable to the small finance bank is 60%। तो बेसिकली थोड़ा रिलैक्स कर दिया है उनके लिए रूल्स। ऐसा क्यों किया होगा, क्या लगता है आपको? कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को पहले बोलता भाई नहीं, आपके लोन जो है उसका 75% शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। क्या इसके पीछे आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव समझाती हूँ सबसे पहले आसान भाषा में। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी सेक्टर में वन ऑफ द सेक्टर वॉज एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है, एंड एमएसएमई ऑल्सो। तो अगर आप एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर, और अगर चलो एमएसएमई की नहीं भी समझे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि फार्मर्स लोन ले लेते हैं लेकिन वो लोन वापस नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। तो अब बैंक्स का तो कैपिटल जो है वो इरोड होता जाएगा ना विद टाइम, कि हम लोन तो दे रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर नॉर्म है कि भाई देना ही देना है इन लोगों को, बट वापस आते ही नहीं है पैसे। तो इससे स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो एनपीएस का इशू है, विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का जो इशू था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम हो रही थी बैंक्स की, ठीक है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आरबीआई ने एक लिबर्टी भी दी थी, जो हमने मैराथन सेशन में पढ़ा था, कि नाउ दे कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू यूनिवर्सल बैंक प्रोवाइडेड दे हैव फुलफिल्ड सर्टेन कंडीशन। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट, मतलब फुल फ्लेजेड बैंक्स में कन्वर्ट होना है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। उसमें से एक कंडीशन होती है कि उनकी लास्ट 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कह रहा है कि एक तरफ तो आपने हम पे ऐसी कंडीशन लगा रखी है कि 75% प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए, ठीक है ना, और फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर हमको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना है तो ये दोनों चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज़ वाई आरबीआई ने क्या किया, ये जो नॉर्म्स है इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, उस लिमिट को रिड्यूस कर दिया। अब जो नए लिमिट्स आए ना उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले क्या था, अर्लियर रूल था कि बैंक्स को 75%, ठीक है ना, सो उसमें भी थोड़ा सा डिवीजन था जिसको आपको ध्यान से सुनना है। सो 75% की लिमिट थी स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे बता देती हूँ 40% की होती है। तो 40% तो मैंडेटरी था इनको प्रायोरिटी सेक्टर
को लेंड करना। रेस्ट 35% की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड थी स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि भाई आप अपने आप से चूज़ कर लो, आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर्स को भी चूज़ कर सकते हो या दूसरे सेक्टर्स को भी चूज़ कर सकते हो। नाउ दैट हैज़ बीन चेंज्ड, 40% स्टिल मैंडेटरी है, ये 20% की फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। नाउ दैट कैन बी यूज फॉर नॉन PSL सिक्योर्ड लोन्स ऑल्सो। सॉरी जो 35% था, जो यहाँ पे 40% तो अभी भी सेम है, जो रेस्ट 35% था टोटल 75 का, उसमें फ्लेक्सिबल एलोकेशन था। दे कुड चूज PSL सेक्टर ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है ना, देना प्रायोरिटी सेक्टर्स में से ही है, लेकिन आप चूज कर लो कि कौन से इसमें से ज़्यादा वायबल है कि आपका पैसा टाइम से लौटा दे। बट अब जो नया रूल है वो ये कहता है कि 40% तो अभी भी आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, रेस्ट 20% जो है, क्योंकि नई लिमिट क्या है 60% की, तो अब जो बचा 20% है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी। अगर आप चाहते हो प्रायोरिटी सेक्टर को देना है तो आप प्रायोरिटी सेक्टर को दो, आपको नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को देना है तो आप वहाँ पे भी दे सकते हो। दैट इज़ द न्यू नॉर्म विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये हो गए हमारे करंट टारगेट्स और हो गए हमारे नए टारगेट्स। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ करा गया है, तो मैं तो आपको क्या बोला था, 100 करोड़ की उनकी लोन प्रोफाइल होती है पूरे साल की, तो द राइट टर्म इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो 60% ऑफ जो उनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है उसका 40% शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। सो क्या मुझे इस टर्म को डीप डाइव करने की ज़रूरत है कि व्हाट डज दिस एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट मीन्स? राइट नाउ एट दिस स्टेज आपको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है ये क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप इसको बस इस तरीके से समझो कि जितना भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरे साल में अपना जो लोन क्रिएट करना है, क्रेडिट क्रिएट करना है, उसका 60% शुड गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर। दैट इज़ इट, ठीक है। चले नेक्स्ट न्यूज़ पे, विच इज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन द मिडल ऑफ द सेशन है हम, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक छोटा सा सरप्राइज नहीं, एक नया एक्सपेरिमेंट है विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मेरे को उस पर आपका ऑनेस्ट फीडबैक भी चाहिए, क्योंकि जैसा आपका फीडबैक आएगा आई विल ट्राई टू इनकलकेट इट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम दिस वीक्स इकोनॉमी वीकली, जो बेसिकली अब जुलाई फर्स्ट वीक की इकोनॉमी वीकली होगी। जैसे भी आपका फीडबैक आएगा आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट मैक्सिमम ऑफ इट। चलो नेक्स्ट न्यूज़, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। नाम से समझ आ रही है, एनर्जी का ट्रांजिशन, बेसिकली कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन में कहाँ तक पहुँची हैं, उस सफ़र में कहाँ तक पहुँची हैं, उसको इवैल्यूएट करता है कंट्रीज़ का, एंड स्टैंडिंग देखता है ग्लोबली कि वेयर डज रिस्पेक्टिव कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री स्टैंड्स विद इन रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज़। नाउ एनर्जी ट्रांजिशन क्या बात हो रही है भाई? अभी तक मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ क्या यूज़ कर रही है? थर्मल एनर्जी को यूज़ कर रही है, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड सो मेनी मल्टीलेटरल मीटिंग्स पुशिंग फॉर क्लीन एनर्जी, यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज, तो अब सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? दे आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द क्लीनर एनर्जी सोर्सेज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। सो ये कितना उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, अभी भी कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, इज बीइंग इवैल्यूएटेड बाय एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कौन पब्लिश कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो क्या कर रहा है, ये कंट्रीज़ को रैंक कर रहा है ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय देम टूवर्ड्स क्लीन, सिक्योर एंड अफोर्डेबल एनर्जी। अब ये जो फ्रेमवर्क है बेसिकली 2 मेट्रिक्स पे इवैल्यूएट करता है कि उनकी करंट परफॉर्मेंस, उनकी करंट स्टैंडिंग क्या है, ठीक है ना, कितना एक्सेस है रिन्यूएबल एनर्जी को, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एंड कितने वो ट्रांजिशन की रेडीनेस कितनी है, क्या वो नए रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ फ्रेम करे हैं, हाउ मच दोज पॉलिसीज़ आर सपोर्टिव ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू द क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। अब मान लो इंडिया ने प्लेज तो कर दिया कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन को चेज़ कर रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू अटेन इट, बट गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ लाएं वो उसको सपोर्ट ना करें, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को, तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई रेगुलेशंस की कि वो कितनी सपोर्टिव है, कितने एंटाई हैं
टू अचीव सर्टेन गोल ऑफ ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, ये सारे मेट्रिक्स पे इवैल्यूएट करके रैंक पब्लिश करती है। तो अब इंडिया की रैंक का क्या हुआ? देखो, इंडिया की रैंक पिछले साल तो 63rd थी, लेकिन इस साल इंडिया की रैंक स्लिप हो गई है। और रीजंस क्या रहे हैं स्लिप होने के? क्योंकि अभी ये जो बॉडी है, जो इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उनका मानना है कि अभी भी इंडिया की कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है भाई। 85% ऑफ जो हम क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, हम सारा इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस अगर हम अपना एनर्जी मिक्स देखें कि हम कितनी एनर्जी, मतलब कितनी बिजली हम टाइडल एनर्जी से बना रहे हैं, या फिर ये न्यूक्लियर एनर्जी से बना रहे हैं, या थर्मल एनर्जी कोयले को यूज़ करके बना रहे हैं, तो अभी तक भी हमारा जो एनर्जी मिक्स है इज़ हेविली इंक्लाइन टूवर्ड्स द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कितना परसेंट? ऑलमोस्ट 71%, ठीक है ना। तो मतलब सिर्फ 29% हम जो है क्लीनर सोर्सेज को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लस हमारे कंट्री में जो ट्रांसमिशन लॉस है ना, व्हाट इज दिस ट्रांसमिशन लॉस, अभी समझाती हूँ। तो ट्रांसमिशन लॉस, मान लीजिए बिजली प्रोड्यूस हुई इस पावर प्लांट में। अब आपने देखा होगा लाइन जैसे लगी होती हैं, हाईवेज पे भी बड़े बड़े चैनल जैसे लगे होते हैं, जिसके थ्रू बिजली जो है ट्रांसमिट करी जाती है फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट बी विच इज़ द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। अब ये ट्रांसमिशन लाइंस क्यों कितनी पुरानी हो गई है, तो ट्रांसमिशन के दौरान भी बहुत सारी जो एनर्जी है वो लूज़ हो जाती है। तो इंडिया में ये जो ट्रांसमिशन लॉस है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा है। तो मैम ये बहुत ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, क्या है? आप नंबर्स में बात करो ना, यही तो बात मैं तुम्हें बोलती हूँ। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ बीच में कि वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा उनका कम है, तो आपको बहुत क्लियरली नहीं समझ आएगा। एंड यही चीज़ मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि जब भी आप इकोनॉमी के आंसर्स लिखो मेंस के लिए, दैट शुड बी सब्सटैंशिएटेड विद सम डेटा पॉइंट्स। तो इंडिया का जो ट्रांसमिशन लॉस है इट स्टैंड्स अराउंड 16% की। यहाँ से 100 यूनिट बिजली निकली, बाय द टाइम इट रीचेज द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन वो सिर्फ 84 यूनिट्स रह जाती है। नाउ इफ़ यू सी द अदर कंट्रीज़, वहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन लॉस है इज़ समवेयर बिटवीन 10 to 11%। तो अभी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से, इन रीजंस, इन 3 मेजरली रीजंस की वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है इट हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम 63rd to 71st पोजीशन। तो किसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है? द फर्स्ट पोजीशन इज बीइंग सिक्योर्ड बाय, ओहो अच्छा यहाँ पे तो गलती हो गई थोड़ी सी, अलाउ मी अ मोमेंट। I think there is some another PPT which got placed over here. I'll try to change this right now if things works in my favor. I'll see if it can be changed the middle way. हाँ जी, नहीं ये तो नहीं ओपन हो रहा है। एनीवे, सो स्वीडन इज़ द कंट्री विच, जिसकी सबसे पहले मैं बता देती हूँ, स्वीडन की सबसे पहली रैंक आई है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। फिनलैंड आया फर्स्ट पे, इट शुड बी फिनलैंड, देयर इज सम टाइपिंग एरर। फिनलैंड की फर्स्ट पोजीशन आई है, स्वीडन की सेकंड एंड डेनमार्क की थर्ड, और इंडिया की क्या आई है? 71st पोजीशन आई है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। तो किसकी टाइम की स्टडी करके गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है डेटा? तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, आप देखो ये अगेन इंडिया का इम्पोर्ट है, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसकी सिलेबस मैपिंग भी बताऊंगी। तो इंडिया का इम्पोर्ट है, यहाँ पे शिप आई। अब शिप आई ऐसा थोड़ी आते ही अनलोडिंग होने लग जाएगी शिप में से सामान और फिर से लोड होके शिप चली जाएगी, नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। देन हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि जो अनलोडिंग है कम से कम टाइम में हो जाए, ठीक है ना। फिर ऐसे भी हमारे पास मशीन्स होने चाहिए कि लोडिंग जो है टाइम से हो जाए, फिर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए एंड देन इट लीव्स द हार्बर, ठीक है। सिमिलरली ये तो मैंने पोर्ट्स के एग्जाम्पल्स बताया, देयर आर इनलैंड पोर्ट्स ऑल्सो, देयर आर एयरपोर्ट्स ऑल्सो, जो मतलब प्लेन्स को भी यूज़ किया जाता है फॉर सेंडिंग द गुड्स अब्रॉड, राइट। तो कितना टाइम लग रहा है इंडिया के जितना भी ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, द राइट टर्म इज इंडिया का जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितनी क्विकली जो है कोई भी गुड्स को अनलोड करके डॉक्यूमेंटेशन करके वापस गुड्स को लोड करके देन इट
sends away the goods. So that entire time की study करी गई है and the data is being released. तो ये basically 5th time the study has been done and the data got released. ठीक है, तो ये क्या देख रहा है? इट मेजर्स द एवरेज टाइम टेकन फॉर रिलीज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स एट इंडियाज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड लैंड कस्टम स्टेशंस. क्योंकि लैंड बॉर्डर्स के थ्रू भी तो गुड्स का एक्सचेंज होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? पता चलेगा वेयर डू वी स्टैंड, तभी तो हमें समझ आएंगे गैप्स कहाँ हैं और कौन से एरियाज़ में हमको जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करनी है. ये जो स्टडी होती है इज़ डन बाय हुम? इट इज़ डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड उसके अंडर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. बेसिकली वो देखते हैं ये सारी चीज़ें. फ्रीक्वेंसी एनुअली रिलीज होता है. 2019 में स्टार्ट हुआ था और 2024 में जो हुआ था विच इज़ द 5th टाइम वेयर द स्टडी वॉज डन एंड द डेटा इज़ बीइंग रिलीज. मेथडोलॉजी 11,000 हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का सर्वे करके कि ये डॉक्यूमेंट कब फाइल हुआ, इसको क्लियर होने में कितना टाइम लगा. हमने बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम से ये स्टेप्स भी लिए हैं टू डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि जब तक हम इम्पैक्ट स्टडी नहीं करेंगे तो अलग अलग इनिशिएटिव्स जो लिए हैं उसका क्या रिजल्ट आया कैसे पता लगेगा. सो दैट इज समवेयर 11,000 प्लस डॉक्यूमेंट्स वर स्टडीड अक्रॉस 15 पोर्ट्स इन इंडिया. अब ये सारी बात ठीक है, हमने पढ़ ली, कौन कर रहा है स्टडी. अब थोड़ा सा इसको मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं. और अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको लग रहा है कि मैम अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि इसको हमको कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस से मैप करना है, देन आपको अभी तक पता ही होगा कि पोर्ट्स आते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीलिम्स के लिए तो जो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, मेंस के लिए बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट है. तो वाई डू वी नीड टू नो ऑल ऑफ दिस? Why do we need to conduct such studies in India? Why do we need to have efficient infrastructure, especially the logistics sector in India? क्योंकि देखो लॉजिस्टिक्स सेक्टर से क्या होगा, कितनी जल्दी हम सामान बाहर भेज पा रहे हैं, उससे हमारी क्या इम्प्रूव होगी? ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. द लेसर टाइम वी टेक टू एक्सपोर्ट द गुड्स, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम होगी. वैसे ही इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़. अब कितनी ज़्यादा है मैम? इट इज़ समवेयर अराउंड 14% ऑफ द GDP. डेवलप कंट्रीज़ की कितनी है? इट इज़ समवेयर बिटवीन 7 to 8%. तो अभी इंडिया की ऑलमोस्ट उनसे डबल है. प्लस हमारी जो सप्लाई चेन है उसको भी तो रेजिलिएंट बनाना है. अभी जब कोविड आया था तब जो सप्लाई चेन को शॉक्स मिले थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि डिपेंडेंसीज इतनी ज़्यादा थी, कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर एक पॉइंट पे कोई दिक्कत आती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ पे भी पड़ता है. तो वी नीड टू मेक आर सप्लाई चेन रेजिलिएंट. वाई सप्लाई चेन रेजिलिएंट? क्योंकि देखो अगर हमारे को मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मेरा मान लीजिए बर्गर्स बनाती हूँ कैफ़े में और बेचती हूँ. अब मुझे पता है कि यार जो पीछे से मुझे बन सप्लाई करता है ना वो मिनिमम 15 दिन लेता है ऑर्डर सप्लाई करने में, ठीक है, और बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाती है क्योंकि कई बार मुझे ट्रक्स नहीं मिलते हैं सामान सप्लाई करने के लिए. एंड देर आर अदर रीजंस एज वेल. तो मैं क्या करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखूँगी बंस का, ठीक है ना, ओवर स्टॉक मेंटेन करके रखूँगी मोर देन रिक्वायर्ड. वाई? बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि जब मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो ये जो बन का सप्लायर है वो टाइमली मुझे सप्लाई कर पाएगा, प्लस मुझे उस टाइम लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी एफिशिएंटली मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, स्मूथली मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी. तो इससे क्या होगा, मुझे स्टॉक्स ज़्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे. स्टॉक मतलब बन का जो सब पीछे इन्वेंट्री है मेंटेन ज़्यादा करनी पड़ेगी. इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए मेरा पैसा भी ज़्यादा ब्लॉक होगा. अब मुझे पता है आज आप घर में चीनी को ऐसे थोड़ी है 10 महीने की रखते हो, पता है आपको चीनी ख़त्म होगी तो पास में मिलती है, जाके ले आएंगे. सो यूजली यू गेट शुगर और वेजिटेबल्स फॉर मैक्सिमम 1 week और अ मंथ फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू नो इट इज़ रेडिली अवेलेबल टू यू, राइट. तो आपका पैसा भी कम ब्लॉक होता है. अगर मान लो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको 10 महीने की चीनी एक साथ लेके रखनी पड़ जाए तो आप कहोगे ना मैम मेरा पैसा भी तो ब्लॉक हो गया उस चीनी में. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद द MSMEs इन द कंट्री बिकॉज द सप्लाई चेन्स आर नॉट वेरी एफिशिएंट. द लॉजिस्टिक सेक्टर अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे? लॉजिस्टिक सेक्टर पे है ना. अब क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है तो उस वजह से क्या होता है कि ओवर स्टॉक करके रखना पड़ता है जिसकी वजह से कैपिटल ब्लॉक होती है. अब उस वजह से अब कैपिटल ब्लॉक हो रही है तो महंगाई, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है. तो अब अगर आप मान लो ये हमारा सेक्टर लॉजिस्टिक सेक्टर अगर रिजॉल्व होता है तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, मेरा बिजनेस का जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा बिजनेस करना. क्यों? क्योंकि इट विल बी वेरी ईजियर फॉर मी टू ब्रिंग बैक द स्टॉक इन अ वेरी लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम.
which was not possible earlier because there were gaps in my logistics sector. That is why these studies are important. That is why logistics sector का efficient होना important है हमारी country में, right? So ये आपको समझ होनी चाहिए. तो रिपोर्ट को हम सिर्फ इतना सा पढ़ के नहीं छोड़ सकते कि अच्छा ये किसने किया, क्या रैंक आई, नहीं. What impact does it create? ठीक है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए. Now moving on to the surprise part which I want to discuss with all of you is, students, मैं basically ना एक इकोनॉमी वीकली की वर्कशीट बनाने का प्लान किया है, जो इसका एक सैम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली नए जो होते हैं, इनफैक्ट 1-2 साल भी हो गए प्रिपेयर करते हुए, एक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली जो आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि न्यूज़ में से आप पढ़ा भी देते हो तो कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमको नोट्स में डालने हैं, ठीक है ना. सो दैट इज़ वेयर आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ वर्कशीट. तो वर्कशीट एक बार थोड़ा सा समझाती हूँ. तो पहले हमने सबसे टॉपिक कवर किया था एंटी डंपिंग ड्यूटी. तो ये वर्कशीट क्या होगी, आप लोगों के साथ सर्कुलेट कर दी जाएगी वेल बिफोर द क्लास. इसको आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट निकालना है. अब जब हम क्लास में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस मैपिंग. तो आप यहाँ पे सिलेबस, कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस को ये टॉपिक बिलोंग करता है वो लिखा. फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम स्कूल में करते थे ना, बड़े ईजियर तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, जिससे हमें एक्टिव रिकॉलिंग में बड़ी हेल्प मिलती थी, ठीक है ना. तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे. वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. वी विल टेक अ पाथ जहाँ पे स्लोली स्टीडी लाइक अ टॉर्टस बढ़ेंगे, लेकिन वील मेक श्योर वी क्लियर वी रीच द फिनिशिंग पॉइंट वेल इन टाइम. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ विच बैरियर टू ट्रेड? इट इज़ अ टैरिफ बैरियर टू ट्रेड. अथॉरिटी टू लेवी द ड्यूटी. अब ये ऐसे पॉइंट्स फिल इन द ब्लैंक्स में हैं जो जहाँ पे बेसिकली यूपीएससी आपके साथ थोड़ा सा खेल सकता है, एक पिटफॉल क्रिएट कर सकता है. क्योंकि बच्चे जब सुन रहे होते तो लगता है हमने सब सुन लिया, लेकिन जब उसको रिकॉल करने की बारी आती है तो प्रॉब्ली यू विल नॉट पे हीड टू दिस पॉइंट कि ओके देयर आर 2 डिफरेंट अथॉरिटीज, वन इज फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड द वन विच डिसाइड्स एज टू व्हाट विल बी द रेट ऑफ ड्यूटी दैट विल बी चार्ज. कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकती है कि नहीं, एंड मेंशन इन वन लाइन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द सेफगार्ड ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी इन वन लाइन. तो ये जब आप उसको एक लाइन में समराइज करके लिखोगे, इससे आपको क्या लगता है, आपका क्या डेवलप होगा? आपकी राइटिंग एबिलिटी, जो मैं आपको कहती हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए. यू एस्पायर टू राइट फुल फ्लेजेड आंसर इन वन गो एंड वो अच्छा भी निकल के आना चाहिए. वो नहीं होगा. तो मैंने कितनी सारी आपको बातें बताई, बट नाउ व्हाट आई वुड वांट इज कि आप इसको एक लाइन में समराइज करो. तो आपको समराइज करना आएगा जितना भी आपने कंटेंट कंज्यूम किया है क्लास में. सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. अब आप मुझे फीडबैक कहाँ दे सकते हो? फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो इस क्लास के. अदरवाइज यू कैन रीच मी आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ इकोनॉमिक्स विद नानकी, और वहाँ पे भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मैम इसमें आप और क्या चीज़ें ऐसी डालो जिससे हमें हेल्प हो, या वट एवर योर थॉट्स are on this particular worksheet. Do share with me, and that is all for the day. I will be definitely waiting for your genuine feedback so that we can start right away with this week's economy weekly. And I'll see you, and I hope you enjoyed the session, and do not forget to subscribe to my channel and share it with your friends.